बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। तो इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है और इसके क्या पास्टुलेट हैं, और ये एटॉमिक रेडियस मीन ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से उसकी कैलकुलेशन में, और कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी एनर्जी, और इसी तरह जो फोटॉन इमिट हो रहे हैं उनकी जो है फ्रीक्वेंसी स्टडी करने में, वेव नंबर कैलकुलेट करने में कितनी ही हेल्प करता है, इसको हमने देखना है। और इसके अलावा हमने मुख्तलिफ जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं जो प्रोड्यूस होती हैं when the transition take place from any higher orbit to lower orbit, तो उसमें भी हमने देखना है बोहर एटॉमिक मॉडल क्या रोल है। तो ये एक किस्म की डिटेल डेरिवेशंस हैं रिलेटेड टू रेडियस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट, एनर्जी कैलकुलेशन, वेव नंबर कैलकुलेशन, और एट द एंड हम स्पेक्ट्रल लाइंस जो सीरीज़ प्रोड्यूस होती है उसको स्टडी करेंगे, और एट द एंड कुछ डिफेक्ट्स हैं वो हम उनको देखेंगे। जी, इंट्रोडक्शन। नील्स बोहर्स was a Danish physicist who made foundational contributions in the understanding of atomic structure एंड क्वांटम थ्योरी। देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा रोल है बोहर का एटम के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में, उनको स्टडी करने में, और इसके साथ क्वांटम थ्योरी में। और इसने 1922 में नोबेल प्राइज़ वसूल किया। इसको नोबेल प्राइज़ 1922 में इसी बेस पे मिला। अकॉर्डिंग टू हिम एन एटम contains a small positively charged nucleus which is surrounded by electrons। एटम के अंदर एक स्मॉल पोर्शन है, पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया, और उसके अराउंड जो है ना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। दीज इलेक्ट्रॉन ट्रैवल इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इस तरह मूव करते हैं जिस तरह सोलर सिस्टम में जो है उनके जो अदर सिस्टम है जो सोलर के अराउंड जो है ना वो मूव करते हैं, और वहाँ जो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं, लेकिन यहाँ एटम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ये उनमें बेसिक फ़र्क है। बोहर स्टडी इन रदरफोर्ड लैबोरेटरी सिंस 1922। रदरफोर्ड लैबोरेटरी ही में वर्क करता रहा। ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, और एट द एंड जो है ना इसने जो इसकी कामयाबी मिली वो ये मिली कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इसने एक्सप्लेन किया, और इसी तरह उसने अपना एक मॉडल दिया और जिसको कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। और उसके हम पास्टुलेट देखते हैं कि व्हाट आर द पास्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक बोहर मॉडल। इलेक्ट्रॉन्स इसके एक पास्टुलेट में है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस विद डेफिनेट वेलोसिटी अराउंड द concentric circular orbits situated at definite distance from the nucleus। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर रहे हैं एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, हमारे पास जो है न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, और उन ऑर्बिट्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मौजूद है तो इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो
कांस्टेंट होगी। और इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि अराउंड द न्यूक्लियस जो ऑर्बिट है उनकी एक कांस्टेंट एनर्जी है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। एज long as it remain in that orbit it neither emits nor absorb energy। जब तक ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहेगा ना तो एनर्जी इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। और इस तरह हम इनको नाम देते हैं स्टेशनरी स्टेट्स का नाम देते हैं। बोहर proposed that angular momentum of an electron is quantized कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है। thus the motion of an electron is restricted to those orbits where its angular momentum is an integral multiple of h over 2 pi where h is a Planck constant। इसका मतलब ये है कि उन ऑर्बिट में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, उन ऑर्बिट में रहेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा h over 2 pi का। मीन n h over 2 pi हो, n मीन 1 हो सकता है यहाँ, या 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं। और यहाँ इसको इस इक्वेशन से भी शो कर सकते हैं mvr इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। तो यह जिस इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में होगा वहाँ जो उसकी जो n की वैल्यू है 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। ये नहीं है कि 1.5, 2.5, 3.5 ये नहीं होगा। Thus we have the relation angular momentum is equal to nh over 2 pi। m mass of electron है, v is the velocity of electron और r जो है वो ऑर्बिट का जो है न्यूक्लियस ऑर्बिट का डिस्टेंस है। और इस तरह n जो है दिस इज द ऑर्बिट नंबर या जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम भी देते हैं। स्टेशनरी स्टेट्स या इसको अलाउड स्टेट्स भी बोलते हैं। स्टेशनरी स्टेट्स आर अलाउड एनर्जी लेवल्स आर ओनली दोज वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 यानी कि पूरा कंप्लीट नंबर होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। और इसको बोलते हैं बोहर कंडीशंस, बोहर क्वांटम कंडीशंस। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। An electronic transition from an inner orbit to outer orbit involves absorption of energy. Similarly, when electron jumps from an outer orbit to inner orbit, it releases energy, and which is equal to the difference between the two energy levels. इलेक्ट्रॉन जो है अपने ही ऑर्बिट में रहेगा, लेकिन अगर अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करना चाहता है तो फिर एनर्जी में चेंज आएगी। क्या चेंज आएगी? जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, जब हायर से लोअर की तरफ आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करेगा और कितनी इमिट करेगा ये डिपेंड करता है एक लेवल से दूसरे लेवल, जहाँ एक लेवल से मूव कर रहे और दूसरे लेवल में जा रहे, उनके दोनों की एनर्जी का डिफरेंस कितना है ये उस पर डिपेंड करेगा और उसको हम डेल्टा ई से भी शो करते हैं। The energy thus released in the form of radiation of a certain frequency appears in the form of line atomic spectrum की शक्ल में appear होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, और अगर हायर से लोअर की तरफ आ रहा है तो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। इफ़ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट इज E2 और इनर ऑर्बिट की एनर्जी वो E1 है, तो जो डिफरेंस है E2 माइनस E1 इज इक्वल डेल्टा ई एंड दिस इज इक्वल टू एच न्यू। और ये एच न्यू वो फोटान की एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो इतनी एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर से लोअर की तरफ आएगा तो इतनी इमिट करेगा। और ये अब डिपेंड करेगा किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में मूव करे, उसके मुताबिक फोटान की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। वैल्यू ऑफ एन कुड बी स्मॉल इंटीग्रल्स, और ये एन की वैल्यू पहले भी हमने डिस्कस की कि इसकी 1 2 3 वैल्यू हो सकती है, और ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्बिट से, और ये इसको क्वांटम नंबर या शेल नंबर्स भी बोलते हैं, या इसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं। एप्लीकेशन क्या होगी बोहर एटॉमिक मॉडल की? एक्चुअली जो एप्लीकेशन है कि इसकी मदद से जिसने कंसेप्ट दिया बोहर ने अपने मॉडल का, इसी की बेस में हम एटम की किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि एक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से कितना दूर है, और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना होगा न्यूक्लियस से, और इसी तरह ऑर्बिट की एनर्जी मीन जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करे उसकी एनर्जी क्या होगी ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। तो फर्स्ट वी सी दी डेरिवेशन ऑफ
radius of atomic orbit. Consider an atom having electron E moving around the nucleus having charge Ze, where Z is the atomic number. हमारे पास एक एटम है, ठीक है, और उस एटम का जो न्यूक्लियस है उसका जो चार्ज है वो Ze है, और उसके के किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर है न्यूक्लियस का अराउंड, और इस तरह हम ये भी सपोज करते हैं कि जो मैस है उस इलेक्ट्रॉन को वो m है, और जिस ऑर्बिट में मूव कर है उसकी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो r है, और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो उसको हम v से शो करते हैं। ये हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन r डिस्टेंस है, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, और इसका मैस जो है वो m है। अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ, कोलम्स लॉ क्या कहता है, जब दो चार स्पीशीज़ हैं उनमें फोर्सेस होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी, जिसको हम यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Q1 ओवर Q2, Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास जो Q1 है वो Ze है, न्यूक्लियस का जो है चार्ज है, और Q2 जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बाकी वही पैरामीटर आ जाएंगे, और दिस इज द Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम वैक्यूम परमिटिविटी बोलते हैं, और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इस वैल्यू को हम शो करते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो 8.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कोलम स्क्वायर जूल पर मीटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसके ऊपर एक्ट करती है, इलेक्ट्रॉन कोशिश करता है कि हम ऑर्बिट को मैं छोड़ दूं, तो लीनियर वेलोसिटी की बेस पे इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो mv स्क्वायर ओवर r, मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उस पर एक्ट करेगी वो होगी mv स्क्वायर ओवर r। टू फोर्सेज आर इक्वल, ना तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आ रहा है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ना ही इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के जा रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं दोनों फोर्सेज इक्वल हैं, तो लिहाजा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस तरह इसको रीअरेंज करने के बाद हमें इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन नंबर 2 r इज इक्वल टू Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पास्टुलेट ऑफ द बोहर, बोहर ने एक पास्टुलेट दिया था एंगुलर मोमेंटम, वो क्या था, mv दिस इज v, r इज इक्वल nh ओवर 2 पाई, v को रहने दें तो ये आएगा nh ओवर 2 पाई mr, v का अगर हम स्क्वायर लें तो n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में v स्क्वायर की वैल्यू ये है, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ डिनोमिनेटर में v स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, देन वी विल गेट, हमारे पास जो है यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी v स्क्वायर की, और ये v स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और एट द एंड जो है हमें r जो मिला वह एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर Ze स्क्वायर पाई m, इक्वेशन नंबर 5th वन। फॉर हाइड्रोजन एटम, हमारे पास अगर हाइड्रोजन एटम है उसके लिए जी की जो वैल्यू है वो 1 है, अगर ये 1 पुट कर दें, और इसी तरह हर एक की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, गिवन है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी गिवन है, एच की प्लस कांस्टेंट, पाई की इलेक्ट्रॉन का मैस है वो भी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी गिवन है, ये सारे पैरामीटर हम पुट करें, या इनको हम ये भी कह सकते हैं सारे कांस्टेंट हैं, उन सब कांस्टेंट को हम एप्सिलॉन ए नॉट से शो कर देते हैं, इसको हम बोहर एटॉमिक रेडियस का नाम भी देते हैं, तो ये r इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब ये n स्क्वायर आर्बिन नंबर है, आर्बिन नंबर वेरी करता जाएगा तो r की वैल्यू भी वेरी करती जाएगी, तो इक्वेशन नंबर 6, और ये इसकी जो वैल्यू आ रही है r जो की वैल्यू है दिस इज इक्वल n स्क्वायर 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो लिहाजा आर्बिट नंबर जो भी होगा उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, या आप ये भी कह सकते हैं कि उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करे उसका डिस्टेंस कितना है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है उसकी डेरिवेशन।
एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करे उसके अंदर दो एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को सम अप करें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² और जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज द माइनस g² ओवर 4πε0 r के बराबर होती है। ड्यू टू अट्रैक्शन है तो ये इसको हम z² ओवर 4πε0 r से शो करेंगे। तो इसी को हमने दोबारा लिख दिया टोटल एनर्जी को। और इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो वहाँ हमारे पास mv² = ze² ओवर 4πε0 r² था, जहाँ दोनों फोर्सेस इक्वल थी, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल थे। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 7, तो ये इक्वेशन नंबर 7 में ये हमारे पास 7 इक्वेशन है, इसमें mv² की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। mv² की इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन से ही वैल्यू, ये mv² की वैल्यू दिस वन यहाँ हमने पुट किया और ऑलरेडी 2 मौजूद है और इसमें जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले लें, बाकी जो बची 1/2 - 1 इनके एलसीएम लें तो रिजल्ट आएगा दिस वन एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट n और इज इक्वल टू -ze² ओवर 8πε0 r। r जो है दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस। इक्वेशन नंबर दिस इज द 8। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से ले आनी और 8 में पुट कर देनी है। 8 के अंदर r जो मौजूद था ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो है En = -ze² z² is 4m ओवर 8ε0² n² n²। और हाइड्रोजन के लिए जी की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 पुट कर दें और बाकी जो रिजल्ट आएगा दिस इज En = -me4 अपॉन 8ε0 h² 1/n²। तो n² ऑर्बिट नंबर है, उसका नंबर पुट करें, बाकी सारे पैरामीटर हमारे पास मौजूद हैं। वी कैन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट। और यहाँ वैल्यू भी पुट कर दी गई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ε0 की वैल्यू प्लस कांस्टेंट ये राउंड अबाउट -2.187 8 × 10⁻18 जूल आती है। तो यहाँ अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो ये ऑर्बिट नंबर है, तो ऑर्बिट नंबर की वैल्यू जो जिस ऑर्बिट की आप एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं या जिस इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट में मौजूद है वो वैल्यू पुट करें, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर उसको, तो इट मीन 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 मोल की एनर्जी है। और इसको हम ये कह सकते हैं En = 1313.315 1/, आ जाएगी n² किलो जूल पर मोल। तो यहाँ इसका साइन आ जाएगा माइनस का। और दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड विद 1.008 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ एसोसिएटेड है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन केस में कि उनकी इलेक्ट्रॉन के 1 मोल की एनर्जी कितनी होगी। इफ़ यहाँ कंडीशन है n की वैल्यू n 1 है 2 है 3 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो फिर एनर्जी क्या हो जाएगी, वो तो एक जनरल फार्मूला था। अगर इलेक्ट्रॉन सारे 1 मोल के एवोगैड्रो नंबर जो हाइड्रोजन एटम लिया और सारे के सारे एटम के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में तो एनर्जी ये होगी, अगर सेकंड ऑर्बिट में तो ये एनर्जी ये होगी, थर्ड ऑर्बिट में तो एनर्जी ये होगी। तो इस तरह हमें एनर्जी मिलेगी व्हेन वी सी द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। और ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है जब n की वैल्यू 1 पुट करते हैं इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं और बाकी अदर्स को हम एक्साइटेड स्टेट का नाम देते हैं। और नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इमिटेड फोटॉन। आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर की तरफ मूव करेगा एनर्जी इमिट करेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी इमिटेड फोटॉन की। हमारे पास एक जनरल फार्मूला है En = एनर्जी का,
जो अभी हमने डिराइव किया, ई एन इज इक्वल टू माइनस जी स्क्वायर ई 4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 9। और हमारे पास मुख्तलिफ लेवल्स हैं। हम सपोज करते हैं एनर्जी लेवल E1, तो n की जगह हम N1 पुट कर दें, और E2 के लिए n की जगह हम n को हम N2 से शो कर देंगे, ताकि यहाँ पता चले कि ये N2 जो है सेकंड ऑर्बिट को शो कर रहा है, एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट। और इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा E, और डेल्टा E किसके बराबर है? h न्यू के। अब यहाँ E2 की वैल्यू पुट करें, बाकी वही वैल्यू होगी सिवाय N2 के, और यहाँ N1 की वैल्यू, ऑर्बिट नंबर 1 की वैल्यू एनर्जी की, यहाँ N1 आएगा। इनको अब रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन हमें मिलेगी 11। तो दिस इज द न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, दिस इक्वल टू 8 frequency of emitted photon is equal to e4 upon 8 epsilon naught square h cube 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। ये ऑर्बिट नंबर हायर ऑर्बिट नंबर है, ये लोअर ऑर्बिट नंबर है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर जो एक्चुअली आप जानते ही हैं कि दिस इज द frequency is equal to product of the c nu bar, this is the wave number। ये नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, कितनी वेव्स मौजूद है उसको वेव नंबर का नाम देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 14। c जो है ये वेलोसिटी की है लाइट की, और वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मैंने प्रीवियस इक्वेशन में हमने डिराइव की फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू पुट करें, और c और न्यू बार जो है इज इक्वल टू m E4 upon 8 epsilon naught square h cube c 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। तो इक्वेशन नंबर 15 help us to calculate wave number when electron jumps from any higher orbit to lower orbit। और r की वैल्यू पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द जो मुख्तलिफ पैरामीटर थे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस एप्सिलॉन नॉट h और c की वैल्यू, तो ये हमें वैल्यू मिलती है 1.07 और 1.09678 मल्टीप्लाई 10⁻7 पर मीटर। दिस इज द रेडबर्ग कांस्टेंट। तो न्यू बार इज इक्वल रेडबर्ग कांस्टेंट, और ये वैल्यू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये हमें हेल्प करेगी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी करने में। तो ये है डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमें मिल रही हैं। जब किसी स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम, अपने लाइन स्पेक्ट्रम में भी इसको स्टडी किया था, और यहाँ भी आप इसको देखेंगे। ये डिफरेंट लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से मूव कर रहा है, इन्फिनाइट से आ रहा है ऑर्बिट नंबर 1 में, 7 से आ रहा है 1 में, 3 से आ रहा है 1 में, 2 से आ रहा है 1 में, तो इससे जो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा बनेगा वो अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करेगा। और इनको जो स्टडी करने वाले हैं वो लिमैन है, इसको लिमैन सीरीज भी बोलते हैं। और इसी तरह दूसरी सीरीज है बाल्मर सीरीज। अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहे सेकंड ऑर्बिट में, जो ट्रांजिशन हो रही है सेकंड में, तो इसमें से जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी वो फॉल करेंगी विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में। और इसको हम जो स्टडी करने वाले हैं बाल्मर है, इसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं। और नेक्स्ट केस है किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं थर्ड ऑर्बिट में, और उनसे जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी वो फॉल करेंगी नियर इंफ्रारेड रीजन में, और इसको स्टडी करने वाले पास्टन, इसको पास्टन सीरीज बोलते हैं। और इसी तरह किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है टुवर्ड द लोअर ऑर्बिट है, दैट इज द n इज इक्वल टू 4 है। तो इससे जो है ये स्पेक्ट्रल लाइंस फॉल करेंगी फॉर इंफ्रारेड में, इनको स्टडी करने वाले ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। और इसी तरह किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन मूव अगर करें फिफ्थ ऑर्बिट में, तो ये भी फॉर इंफ्रारेड में फॉल करेंगे इनकी स्पेक्ट्रल लाइंस, और इनको स्टडी करने वाले हैं पफंड, और इसको हम पफंड सीरीज भी बोलते हैं। और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं कि किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, लेट सपोज 7 से मूव कर रहे, थर्ड में आ रहा है, कैलकुलेट द वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। तो यू कैन कैलकुलेट इट बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ प्रीवियस इक्वेशन, दैट इज द रेडबर्ग कांस्टेंट वाली जो इक्वेशन थी अभी हमने जो स्टडी की, दिस वन,
इसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी हायर ऑर्बिट की वैल्यू n2 होगी और किसी भी हायर लोअर ऑर्बिट की n1 जिसको शो कर है। तो ये कौन सा लोअर है और कौन सा हायर है वो आपने यहाँ पुट करना है और देन यू कैन कैलकुलेट वेव नंबर। इसके बाद है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। इसमें कुछ डिफेक्ट्स जो नोट किए गए, इसमें नंबर 1 जो है दिस इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल मल्टी स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ये जो हमने स्टडी किया है हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया, अब जानते हैं। और बोहर एटॉमिक मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़, यानी कि H हाइड्रोजन और लिथियम है तो Li पॉजिटिव होगा और हीलियम है तो He पॉजिटिव होगा। मीन मोनो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ करते हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक से ज़्यादा हैं उनको स्टडी करने में ये नाकाम है बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर प्रपोज दैट ऑर्बिट्स आर प्लेनर। इन्होंने कहा कि ये जो ऑर्बिट है ये प्लेनर है, बट इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल स्पेस। इलेक्ट्रॉन तो 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव करते हैं अलग एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस, तो वो प्लेनर ना हुए जो एक सर्कुलर पाथ बताते हैं। और थर्ड वन है Bohr assumed that he has a definite knowledge of position and momentum at the same time। वो इसके मुताबिक वो कहता है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन एक ही वक्त में, बट इट इज़ कंट्रेरी टू हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक ये गलत बात है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स। अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स बनी, लेमैन सीरीज़ बनी, बाल्मर सीरीज़, पास्चन, ब्रैकेट, पफर्न सीरीज़ बनी, इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है कितने हैं, तो वो कैलकुलेट करने में ये नाकाम है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन ज़ीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, जो है ना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो वहाँ जो है जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनका जो है स्प्लिटिंग अप होती है, उस इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है इट डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मज़ीद स्पेक्ट्रल लाइंस में मज़ीद फाइन स्पेक्ट्रम होता है, फर्दर लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, उनको एक्सप्लेन करने में ये बोहर एटॉमिक मॉडल जो है नाकाम है। दिस इज़ ऑल अबाउट द बोहर एटॉमिक मॉडल एंड इट्स एप्लीकेशन। थैंक यू।